तनाव और उससे निपटने के तरीके खाट दिन 4। नमस्ते। आज का हमारा विषय है तनाव। स्ट्रेस। बिल्कुल, एक ऐसा शब्द जो हम शायद दिन में 10 बार सुनते हैं, महसूस करते हैं, सही बात है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ महसूस नहीं करेंगे, हम इसे समझेंगे। हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे पास जो सामग्री है वो राहुल की कहानी के जरिए इस पहेली को सुलझाती है। राहुल, एक आम इंसान जो ऑफिस जाता है, काम का दबाव झेलता है, और उसे लगता था कि घर आकर घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करना उसका रिलैक्स करने का तरीका है। जो हम में से बहुत लोग सोचते हैं। पर असल में उसकी नींद खराब थी, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। बिल्कुल। और उसकी कहानी में तनाव के वो छिपे हुए संकेत हैं जिन्हें हम सब अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज की चर्चा में तनाव की इन परतों को खोलते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा तनाव को खत्म करने के बारे में नहीं है। अच्छा? क्योंकि थोड़ा तनाव तो मतलब जरूरी भी है। ये इस बारे में है कि हम तनाव को सही तरीके से पहचानें और उससे निपटने के लिए वो तरीके अपनाएं जो सच में काम करते हैं, ना कि वो जो सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि तनाव असल में है क्या। जब हम कहते हैं कि स्ट्रेस्ड आउट महसूस हो रहा है, तो हमारे अंदर होता क्या है? देखिए, सामग्री में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तनाव असल में किसी भी चुनौती या खतरे के लिए हमारे शरीर का एक बहुत पुराना, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है, जिसे फाइट और फ्लाइट कहते हैं। बिल्कुल, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के सामने कोई जंगली जानवर आ जाता था तो शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती थी, भागने के लिए या लड़ने के लिए। दिल की धड़कन तेज, सांसें तेज। हाँ, मांसपेशियां तन जाती थीं। आज हमारे सामने शेर तो नहीं आता, पर बॉस की डेडलाइन आती है। सही कहा, या ट्रैफिक जैम, या फिर परीक्षा का डर, और हमारा शरीर वही पुराना रिएक्शन चालू कर देता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारा शरीर आज भी हजारों साल पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। एक तरह से, हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर तनाव बुरा होता है? क्योंकि सामग्री में एक अच्छे तनाव का भी जिक्र है, यूस्ट्रेस। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह सच है। यूस्ट्रेस वो सकारात्मक तनाव है जो हमें प्रेरित करता है। जैसे किसी स्पोर्ट्स मैच से पहले का उत्साह, या एक नई नौकरी शुरू करने की घबराहट, या मंच पर परफॉर्म करने से पहले की बेचैनी। बिल्कुल, ये वो तनाव है जो हमें फोकस करने, ज्यादा मेहनत करने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। तो ये हमें जिंदा महसूस कराता है। सही, ये वो आग है जो हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन इसकी सीमा क्या है? एक परीक्षा का अच्छा तनाव कब उस बुरे तनाव में बदल जाता है जो सब कुछ खराब कर देता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर तनाव के दो और प्रकार सामने आते हैं। ओके। पहला है एक्यूट स्ट्रेस, मतलब अचानक और थोड़े समय के लिए आने वाला तनाव। जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। हाँ, उस एक पल के लिए आपका दिल जोर से धड़का, पसीना आ गया, लेकिन जैसे ही खतरा टला, कुछ ही मिनटों में सब नॉर्मल हो गया। हमारा शरीर इसे संभालने के लिए बना है। बिल्कुल बनाए। ठीक है, तो ये एक्यूट स्ट्रेस तो आता जाता रहता है। तो फिर राहुल के साथ क्या हो रहा था? उसे रोज ऑफिस में जो दबाव महसूस होता था, वो तो एक झटके में खत्म नहीं होता था। बिल्कुल सही। और यही हम उस असली दुश्मन पर आते हैं जिसका जिक्र सामग्री में विस्तार से है, क्रॉनिक स्ट्रेस। लंबे समय तक चलने वाला तनाव। हाँ, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये अचानक नहीं आता। ये चुपचाप धीरे धीरे हमारे सिस्टम में बना रहता है, हफ्तों, महीनों या कभी-कभी सालों तक। जैसे पैसों की लगातार चिंता, या किसी रिश्ते में कड़वाहट, या जैसा राहुल के केस में था, काम का कभी ना खत्म होने वाला दबाव। इसमें शरीर की लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया कभी बंद ही नहीं होती, वो हमेशा ऑन मोड में रहती है। तो जब हम कहते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमें अंदर से खोखला कर देता है, तो ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक पूरी बायोकेमिकल प्रक्रिया है। ओके। सामग्री के अनुसार जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ा रहता है। कॉर्टिसोल? हाँ, कॉर्टिसोल थोड़ी मात्रा में और कम समय के लिए अच्छा है, ये हमें जगाता है, ऊर्जा देता है। लेकिन जब ये हफ्तों और महीनों तक बढ़ा रहे तो ये जहर की तरह काम करने लगता है। बिल्कुल, यही सही शब्द है। ये सुनने में तो काफी डरावना है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब कैसे पता चले? इसके लक्षण वही हैं जो राहुल महसूस कर रहा था, और जिन्हें हम अक्सर बस यूं ही कहकर टाल देते हैं। सबसे पहले ये नींद पर हमला करता है। या तो नींद नहीं आएगी क्योंकि दिमाग दौड़ता रहता है, या फिर रात में बार बार नींद टूटेगी।
सही। दूसरा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, क्योंकि नर्वस सिस्टम पहले से ही ओवरलोड है। एग्जैक्टली। तीसरा, ध्यान लगाने में मुश्किल, किसी काम पर, किसी की बात पर भी फोकस करना नामुमकिन सा लगने लगता है। और फिर शारीरिक लक्षण भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल, लगातार सिर दर्द, पेट में गड़बड़ी, गर्दन और कंधों में अकड़न, ये सब शरीर के सिग्नल है जो बता रहे हैं कि इमरजेंसी अलार्म बहुत देर से बज रहा है और अब सिस्टम थक चुका है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। कितनी ही बार हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? हाँ, और चक्र तोड़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि राहुल क्या गलती कर रहा था। वो मोबाइल स्क्रॉल करने वाली बात। हाँ, वो जिसे रिलैक्सेशन समझ रहा था, वो असल में तनाव से निपटने का एक अस्वस्थ तरीका था, अनहेल्दी कोपिंग। घंटों तक मोबाइल पर स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखते रहना, या कुछ लोग शराब या जंक फूड का सहारा लेते हैं। ये चीजें थोड़ी देर के लिए दिमाग को सुन्न तो कर देती हैं। हाँ, ध्यान भटका देती हैं, लेकिन ये तनाव की जड़ पर काम नहीं करती। ये उस बैंडेड की तरह हैं जो गहरे घाव पर लगा दी जाए। घाव अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करने वाली बात तो बहुत सही है। कई बार मैं भी यही करती हूँ, ये सोचकर कि मैं दिमाग को आराम दे रही हूँ। हम सब करते हैं। लेकिन ये जानना कि ये असल में दिमाग को और थका रहा है, थोड़ा परेशान करने वाला है। तो फिर सही तरीका क्या है? सामग्री में कई बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताए गए हैं। जैसे? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है गहरी सांस लेना। हाँ, और ये सिर्फ मन को बहलाना नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। इसमें एक 5-5-5 की तकनीक बताई गई है। मतलब? 5 सेकंड तक सांस अंदर लें, 5 सेकंड रोकें और 5 सेकंड में बाहर छोड़ें। और ये कैसे काम करता है? अब जब हम धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर में वैगस नर्व नाम की एक नस को सक्रिय करता है। अच्छा। ये नस सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी है जो शरीर को आराम करो और पचाओ का सिग्नल भेजता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये लड़ो या भागो का ठीक उल्टा है। बिल्कुल। तो ये एक तरह का शारीरिक हैक है। आप अपने शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे हैं कि खतरा टल गया है, अब शांत हो जाओ। वाह, ये तो कमाल है। एक तरह का बायोलॉजिकल स्विच ऑफ। और दूसरा शारीरिक हैक जो सोर्सेज में बताया गया है वो है फिजिकल एक्टिविटी। मतलब चलना फिरना, दौड़ना। ये कैसे काम करता है? जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स भर जाते हैं, है ना? हाँ, लड़ने या भागने के लिए। तो शारीरिक गतिविधि, चाहे वो सिर्फ 15 मिनट की तेज चाल ही क्यों ना हो, इन हार्मोन्स को इस्तेमाल करके जला देती है। अच्छा, तो ये उस जमा हुई तनाव की ऊर्जा को एक रास्ता देती है बाहर निकलने का। बिल्कुल। जिम में घंटों पसीना बहाना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपनी जगह से उठकर थोड़ा हिलना डुलना भी शरीर को ये सिग्नल देता है कि खतरा अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो सांस लेना और चलना फिरना ये दोनों शरीर को सीधे तौर पर शांत करते हैं। सामग्री में एक और बहुत जरूरी तरीका बताया गया है और वो है किसी से बात करना। हाँ, टॉकिंग टू समवन। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में कई बार लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें जज करेगा या वो कमजोर समझे जाएंगे। हाँ, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। सामग्री इसके पीछे का मनोविज्ञान समझाती है। जब हम अपनी समस्याओं को सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं तो वो बहुत बड़ी और अनसुलझी लगती हैं। एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है। हाँ, लेकिन जब हम उसी समस्या को किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्यों को बताते हैं तो हमें उसे शब्दों में ढालना पड़ता है, एक कहानी की तरह सुनाना पड़ता है। बिल्कुल। सिर्फ ये करने की प्रक्रिया में ही वो समस्या ज्यादा व्यवस्थित और कह सकते हैं छोटी लगने लगती है। बोझ हल्का महसूस होता है क्योंकि अब हम उसे अकेले नहीं उठा रहे होते। मतलब बात करने से हम अपनी ही सोच को एक नया आकार देते हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। इसके अलावा समय प्रबंधन और माइंडफुलनेस का भी जिक्र है। हाँ, समय प्रबंधन का मतलब है जब काम का पहाड़ सामने हो तो पूरे पहाड़ को देखकर घबराने के बजाय सिर्फ अगले एक पत्थर पर ध्यान देना। सही। पूरे प्रोजेक्ट की चिंता करने के बजाय सिर्फ अगले 1 घंटे में क्या करना है उस पर फोकस करना। इससे दिमाग को लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल। और माइंडफुलनेस का मतलब है अपने भटकते हुए दिमाग को वापस वर्तमान के पल में लाना। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता, यही तो तनाव की जड़ है। माइंडफुलनेस यानी बस 2 मिनट के लिए अपनी चाय के कप पर ध्यान देना, उसकी गर्मी महसूस करना। ये दिमाग को संगीन चिंता के चक्र से एक छोटा सा ब्रेक देता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सभी तरीके, मतलब गहरी सांस लेना, टहलना, बात करना, ये सब एक ही सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। ये सभी तरीके एक ही काम करते हैं। वो क्या? ये हमारे दिमाग को खतरे के मोड से बाहर निकालकर
सुरक्षा के मोड में लाते हैं। गहरी सांस नर्वस सिस्टम को शांत करती है। टहलने से स्ट्रेस हार्मोन जलते हैं। बात करने से समस्या काबू में लगती है। तो ये सब दिमाग को एक ही सिग्नल भेजते हैं, अब तुम सुरक्षित हो, आराम कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या करें, बल्कि ये है कि अपने लिए सबसे तेज और असरदार सिग्नल कौन सा काम करता है। तो चलिए वापस राहुल पर आते हैं। उसने अपनी आदत में क्या बदलाव किया? राहुल ने एक छोटा सा पर बहुत असरदार बदलाव किया। उसने ऑफिस से आकर मोबाइल पर स्क्रॉल करने के बजाय अपने जूते पहने और सिर्फ 15 मिनट के लिए पास के पार्क में टहलने लगा। और टहलते हुए वो अक्सर अपने एक दोस्त को फोन कर लेता था। हाँ, और दिन भर की बातें शेयर करता था। शुरू में ये मुश्किल लगा क्योंकि मोबाइल की आदत बहुत पक्की थी। आदतें बदलना आसान नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया था और रात को उसे बेहतर नींद आने लगी थी। तो उसने अपनी एक अस्वस्थ आदत को 2 स्वस्थ आदतों से बदल दिया। हाँ, शारीरिक गतिविधि और किसी से बात करना। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि तनाव हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है, उससे भागा नहीं जा सकता। नहीं, भागा नहीं जा सकता। और असल में थोड़ा अच्छा तनाव हमें बेहतर बनाने के लिए जरूरी भी है। सही। लेकिन खतरा है क्रॉनिक स्ट्रेस से, जो धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर करता है। और अच्छी खबर यह है कि इससे निपटने के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। गहरी सांस लेने, थोड़ा चलने फिरने या किसी अपने से दिल की बात कहने जैसी छोटी छोटी आदतें हमें इस क्रॉनिक स्ट्रेस के चक्र से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को कैसे प्रबंधित करें, और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, क्या? जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या हमें हमेशा सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए, या कभी-कभी उस स्थिति को बदलना ज्यादा जरूरी है जो तनाव पैदा कर रही है? अच्छा, मतलब अगर काम का माहौल ही जहरीला है। हाँ, या कोई रिश्ता लगातार तकलीफ दे रहा है, तो कब तक सिर्फ गहरी सांस लेकर काम चलेगा? मुकाबला करने और बदलाव लाने के बीच सही संतुलन क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। मनोविज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।